आज के सक्सेस टॉक में आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम है मिस्टर अमित कुमार। अमित कुमार सर ने लगातार कई वर्षों से लॉ के छात्रों को गाइडेंस दिया है मुखर्जी नगर के अंदर, और भारत देश के कई सारे संस्थानों में एज ए गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ाया है। अमित सर न सिर्फ एक शिक्षक के रूप में बेहतर रूप से लॉ के बच्चों के बीच जाने जाते हैं, बल्कि एक बेहतर कैरियर ऑप्शन के रूप में इन्होंने अपना एज एन एडवोकेट भी पूरे दिल्ली और देश के अंदर नाम कमाया है। आज हम इनसे जानेंगे कि कानून की बारीकियां क्या क्या होती है, कानून को लेके, लॉ की पढ़ाई को लेके किस तरीके से भारत जो सबसे अधिक युवाओं को रखता है, कैसे अपने एक कैरियर के रूप में लॉ को अपना सकता है। इतना ही नहीं, जहां पहले सिर्फ एक वकील और जज की भूमिका में एक लॉयर होते थे, आज उससे बियॉन्ड बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। जिस तरीके से कानून को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसी प्रकार से कानून की प्रैक्टिस करना भी एक आर्ट है, एक कला है। हमारे देश के अंदर आज़ादी से पूर्व भी कई सारे ऐसे राजनेता हुए जो देश से बाहर जाके कानून की पढ़ाई की, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो या कोई अन्य व्यक्ति। यहाँ आकर उन्होंने समाज के लिए जिया। ऐसा माना जाता है कि कानून के पढ़ने वाले समाज के रक्षक होते हैं, राजनीति के रक्षक होते हैं, संस्कृति के रक्षक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आखिर वो क्या गुण है, ऐसा कौन सा ऐसा एक्यूमेन है, ऐसा ट्रेट है, ऐसा कौन सा लॉ की जो बारीकियां हैं उसको समझा जाए, आज हम जानेंगे अमित सर से। अमित सर, भैया जी गजब चैनल पे आपका स्वागत है, और आज आप अपने बारे में विस्तार से हमारे जो दर्शक हैं, सक्सेस टॉक के जो दर्शक हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं, और अपने बारे में बताते हुए आपको जो प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि जो संस्थानों में, जो कोर्ट में जो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उससे अधिक जो व्यवहारिक पहलू आपने अपने जीवन में देखा है, उसका विस्तार से आप हमारे दर्शकों को साझा करें। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि लॉ, जहाँ तक लॉ का सवाल है, लॉ एक कोडिफाइड कॉमन सेंस है। यहाँ पर आपको लॉ जानने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, लॉ जानने के लिए किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं है। आप समाज के परिदृश्य में जो देखते हैं उसी से कानून को सीखते हैं। कानून जानने के लिए आपको सबसे पहले समाज को जानना पड़ेगा। हम छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे कृत्यों के माध्यम से कानून को समझ सकते हैं। 2008 के बाद कानून के प्रति या कानून की पढ़ाई के प्रति चेतना जागी है, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घोषणा होने के बाद कानून के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कानून पहले लोग नहीं पढ़ते थे। हमारे जितने भी बड़े राजनेता हुए हैं, जिनको हम आज के समय में फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या बड़े कोई भी डिग्निटरीज हों जो आज जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके मापदंडों पे चलते हैं, वो लॉ के जानकार रहे हैं। और ऐसा माना जाता था कि लॉ जानना और समाज को आगे बढ़ाना दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन अगर हम बात करें कानून की, तो गांवों से लोग कानून के बारे में या कानून पढ़ने के बारे में एक अजीब सा सोच रखते हैं। क्या रखते हैं कि कानून पढ़ता होगा, हो सकता है कि यार इसके पास कोई काम नहीं है, कोई सब्जेक्ट इसने चूज नहीं कर पाया, इसलिए कानून पढ़ता है। लेकिन अब ये चेतना जागी है। अब बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में लॉ के प्रति लोगों को अवेयर किया गया है और बताया गया है कि लॉ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको अपने राइट्स चाहिए और कोई आपके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, तो आपको कानून की जानकारी होनी ही चाहिए और होगी ही। ऐसा मानते हुए हम लोगों ने लॉ को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना और लॉ को पढ़ाने का काम किया। जहाँ तक बात रही कि दूर दराज के क्षेत्रों से आकर लॉ के प्रति एक हीन भावना लेकर लोग आते थे, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज लॉ, हर सब्जेक्ट के लिए कानून एक अच्छा सब्जेक्ट माना गया है। जहाँ तक बात रही हमारी, हमने जब दिल्ली आने के बाद हम लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी तैयारी के दौरान पता चला कि लॉ एज एन ऑप्शनल एकदम ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको पॉपुलर किया, और पॉपुलर करने के साथ आज बड़े रैंक होल्डर में लॉ एज एन ऑप्शनल रख के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं यूपीएससी में। जहाँ तक बात रही जुडिशियल की,
तो कई सालों तक ऐसा माना जाता था 2001 से पहले जुडिशियल की वैकेंसी ना के बराबर थी, लेकिन 2001 के बाद जुडिशियल की वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती गई है और आज जुडिशियल जजेज बनने की जो प्रथा है, आज लोग समाज में उनको भगवान का दर्जा देते हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जाएगा, समाज में जुडिशियल सर्विसेज, आईएएस सर्विसेज, डिफरेंट लॉ ऑफिसर्स की सर्विसेज, इसमें इसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अमित सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 2000 के बाद 2008 के बाद जो ये 5 ईयर कोर्सेज शुरू हुई है, ऐसी परिस्थिति में जहां पहले ग्रेजुएशन के बाद अमूमन 3 साल लोग पढ़ते थे, ड्यू के लिए भी इंटरेस्ट देते थे, ऐसी परिस्थिति में दोनों की यदि भूमिका देखी जाए, क्या बच्चों को 12th के बाद ही 5 ईयर कोर्स में जाना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद? क्योंकि ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि जो बच्चे ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यू आर नॉट ग्रेजुएट, मतलब आप एक समझदार व्यक्ति नहीं हैं। यदि वो ग्रेजुएट होकर 3 इयर्स का कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी लेवल कहीं अधिक होती है, सब्जेक्ट्स को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मुद्दों को लेके। आप दोनों कोर्सेज को किस तरीके से देखते हैं और आज के जो भारत के युवा हैं, जो गांव से लेके शहर है, शहर से लेके महानगर तक रहते हैं, उनको आप इन कोर्सेज को कैसे लें, कैसे उनका टेस्ट पास करें? अक्सर देखा गया है कि क्लैट एक एग्ज़ाम है। क्लैट पहले नहीं होता था जहाँ तक मुझे याद है, तो क्लैट जब ये होने लगा तो क्लैट का एग्ज़ाम हो या ड्यू का टेस्ट का एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स को लेके भ्रांतियाँ हैं। कई सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हमारी तैयारी कैसी हो, कहाँ से कोचिंग करें, कैसे पढ़ें, तो आपका सलाह इन दोनों कोर्सेज को लेके क्या होगा सर, प्लीज़? क्लैट सर, क्लैट, जहाँ तक क्लैट की बात है, क्लैट 2008 में लॉन्च किया गया और 8 कॉलेजेस के साथ लॉन्च किया गया। 8 कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। जब हमने क्लैट के बारे में जाना, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, जैसे आईआईटी के लिए होता है, मेडिकल के लिए होता है, ऐसे ही लॉ के लिए एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया। ये बेसिकली 12th क्लास जो पास कर जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है। लेकिन जो डीयू का एंट्रेंस टेस्ट है वो 3 ईयर लॉ है, आफ्टर ग्रेजुएट है। पहले तो दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि लॉ क्या था कि सबसे पहले लॉ जो हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसमें क्या था कि लॉ हम केवल कानून की जानकारी के लिए पढ़ते थे लॉ। लेकिन आज जब 12th के बाद लॉ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एनालिटिकल नॉलेज भी वो देते हैं। हम उसके लॉ में जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़कर कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जुरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, हम कैसे जुरिस्प्रूडेंस के साथ कोरिलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिखें, क्या हमारा इसका पर्पस था, क्या आज वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए 5 ईयर लॉ जो है वो क्या करती है कि आपके थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हेंस करती है। लेकिन 3 ईयर लॉ क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन उसमें थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन आजकल चूँकि बड़े बड़े कॉमर्शलाइज कॉलेज आ गए हैं, बड़े बड़े इंडिपेंडेंट कॉलेज हैं, उन लोगों ने 3 ईयर लॉ को भी उतना ही इंटरेस्टिंग बना दिया है जितना कि 5 ईयर लॉ है। अमित सर, आपने बिल्कुल कहा कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो दोनों का एक्सपोजर है बच्चों को काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे जुडिशरी का एग्ज़ाम, चूँकि एक फ्यूडल माइंडसेट के लोग पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में लोग हैं जो आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम्स के अलावा भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए जाने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे जुडिशरी का एग्ज़ाम दें उनको किस तरीके से शुरू से तैयारी करनी चाहिए, कोचिंग का सिलेक्शंस हो, नोट्स हो, मटेरियल्स हो, ताकि उसको एक बेहतर कम टाइम पीरियड में वो अपना एग्ज़ाम निकाल पाएँ? क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना, मान लो 5 साल 10 साल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पेरेंट्स के भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या सलाह देंगे कि जो बच्चे सच में जज बनना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्रोग्राम पॉलिसीज जो है, किस तरीके का होना चाहिए? जहाँ तक जुडिशरी के एग्ज़ाम है, अभी हमने कुछ साल पहले सुना था कि सरकार एक प्रोग्राम पे विचार कर रही है जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लॉन्च करने की बात कर रही थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अभी हो सकता है डिले चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये हो जाएगा। इससे हमारा जो बेनिफिट क्या था कि ऑल इंडिया जुडिशियल में हमारे पास प्रायोरिटी होता, स्टेट
ट्रांसफरेबल जॉब होता तो हमें नए अवसर प्रदान होते। लेकिन ठीक है, आज जो परिदृश्य में स्टेट पीसीएस जो है इस जुडिशरी एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। अब जहाँ तक बात है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट वर्क चाहिए। और डिपेंड करता है कि लॉ के हमारे पास 27 सब्जेक्ट्स हैं मोर और लेस, लेकिन हमें 19 सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, फैमिली लॉ, ये सब्जेक्ट्स मेन होते हैं। अब जो बच्चे चाहते हैं कि हमें जुडिशरी क्रैक करना है, जुडिशरी क्रैक करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो वनडे एग्ज़ाम नहीं है, उसको क्रैक करने के लिए आपके पास एनालिटिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिकल क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। स्टैटिकल क्वेश्चन के साथ एनालिटिकल क्वेश्चन आपको ऐड करना है, क्योंकि रिसेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि रिसेंट जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिसेंट जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम आज से तैयारी करेंगे, और चूंकि हम डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं, लेकिन उस जजमेंट पे हम विचार नहीं करते हैं कि ये जो जजमेंट आ रहा है वो किस कैटेगरी से आ रहा है। कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए वर्ड्स आ गए हैं। तो हमें लगता है कि अगर आज बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके जो सपने हैं वो बहुत पहले से होनी चाहिए। इसी वजह से सीबीएसई ने क्लास 12th 11th में लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। कहा कि जो बच्चे लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि एक भ्रांति फैली हुई थी कि मैथ वाले तो इंजीनियर बन जाएंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो मेडिकल बन जाएंगे, लेकिन आर्ट्स वाले के पास क्या। तो जनरली एक विचार रखते हुए कि लॉ हम उस बच्चों को देते हैं जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं, और उनको ये इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ते हैं, और उनको हिस्ट्री पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए लॉ जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि आर्ट्स सब्जेक्ट है तो लॉ वो पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा रिसेंट सिनेरियो में कि जज बनने के प्रति एक अजीब सा, एक बहुत अच्छा उत्साहवर्धक चीज़ें आई कि लोग अब 12th के बाद ही जज की तैयारी करने की सोच रहे हैं, और उनका सोचना ही उत्साहवर्धक है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक तो वैकेंसी नहीं आती थी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन अब चूँकि रेगुलरली स्टेट अपनी वैकेंसी निकाल रही है, जजेज का अपॉइंटमेंट कर रहा है। इससे क्या है, बच्चों में उत्साह है और बच्चे रेगुलर इसमें जज की तैयारी में लगे हुए हैं, और क्लास 12th के बाद ही उनका एक सपना होता है कि मुझे कानून की जानकारी के साथ साथ एक अपना एम लेना है जो जज की ओर जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय इतिहास को देखें, आंदोलन को देखें, तो एक इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल में यही कहा गया था कि जो जजेज होंगे ज़्यादा यूरोपियंस होंगे, और यूरोपियंस के केसेस को भी वही लॉयर्स देखेंगे जो कि यूरोपियंस हैं। बाद में उसमें तमाम तरह की विसंगतियाँ हुई, वहाँ के जो हमारे लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी कुछ अटैक किया, और बाद में उसको एक संगति बनाई गई और 50% इंडियन और 50% बाकी लोगों को बनाया गया। मेरा मानना इसी संदर्भ में है कि आधुनिक संदर्भ में उत्तर भारतीय जो छात्र हैं उनके पास एक अच्छे ऑप्शंस हैं, खास के माध्यम को लेके, चूँकि यह भी एक लॉ एफर्टाइट पॉलिसीज मानी जा सकती है। चूँकि जो कोर्ट केसेज होते हैं उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें जो तमाम तरह की बातें होती हैं, वो इंग्लिश माध्यम को लेके है। ऐसी परिस्थिति में जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, बाकी जगहों के हों, उनको लेके क्या जुडिशरी एग्ज़ाम वो क्लियर कर पाएंगे, या क्या आपको लगता है कि दिल्ली या बाकी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, पटना है, इलाहाबाद हैं, उनको एज ए कैरियर ऑप्शन हिंदी माध्यम को लेके, चूँकि ऐसा कहा जाता है कि जो टैलेंट्स होता है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, क्योंकि उसका इनबॉर्न क्वालिटी है, उसको सीखने की एक क्षमता है। तो ऐसी परिस्थिति में अमित सर आप ये बताएं कि क्या माध्यम एक बाधक है? यदि नहीं है तो क्या वो सच में एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि 2009 से पहले माध्यम का एक बहुत बड़ा रोल था। रीज़न बीइंग कि जो जजमेंट्स आते थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, और उसको ट्रांसलेट करने वाले कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो जजमेंट को ट्रांसलेट कर सके। धीरे धीरे 2009 के बाद ये देखा गया कि जजमेंट
के ट्रांसलेटेड फॉर्म्स आने लगे और कई ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जजमेंट को ट्रांसलेट करने लगे हिंदी में, परिमार्जित करके उन्होंने बेयर एक्ट निकाला। बेयर एक्ट का रोल एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी लॉ को जानने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेयर एक्ट जो है वो रामायण महाभारत है लॉ के लिए। अब रिसेंट सिनेरियो में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल लैंग्वेज में भी जजमेंट देने लग गए। हिंदी में तो दे ही रहे हैं, अब रीजनल लैंग्वेज में भी उन्होंने जजमेंट देना शुरू किया है, जो कि सराहनीय है। वैसे बच्चे जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका सहारा सिर्फ दूरदर्शन है और उनके पास ऐसे कोई सोशल मीडियाज़ नहीं है जहां से वो इस तरह के जजमेंट्स को कैरी कर पाए, तो उनके लिए ये सराहनीय कदम है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि अब हम रीजनल लैंग्वेज में भी जजमेंट देंगे। हो सकता है कि 1-2 लैंग्वेज में अभी चल रहा है, आने वाले समय में ये जजमेंट सारे लैंग्वेज में आने लगेगा, तो एक और उत्साहवर्धक चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 2009 से पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए लॉ पढ़ना थोड़ा टफ होता था, क्योंकि ऐसे वर्ड्स थे जो हिंदी मीडियम में टफेस्ट माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय कंधे से कंधे मिलाकर हिंदी मीडियम वाले सक्सेस नहीं हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम वाले भी सक्सेस हुए हैं। अब कई ऐसे स्टेट हैं जो हिंदी में एग्ज़ाम लेते ही नहीं हैं, लाइक हरियाणा हिंदी में एग्ज़ाम नहीं लेता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है हिंदी में एग्ज़ाम नहीं लेता है, और जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको एक रीजनल लैंग्वेज में पास करना अनिवार्य है। तो वैसे सिचुएशन में आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। और अब आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं कई लैंग्वेज में आने लग गया, जिससे बच्चे अब क्वालिफाई करने में उनके लिए बहुत ईजी होगा और लॉ के प्रति उनकी जो उत्सुकता है वो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। और चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग नेशन है, अफ्रीका में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सर आप हम लोगों को ये बताएं कि जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो चाइना को भी ये पीछे छोड़ने जा रहा है भारत। ऐसी परिस्थिति में लीगल लिटरेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बच्चे गांव शहर में रह के पढ़ते हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जॉब ढूंढते हैं, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बाकी जगहों पे है। लेकिन जो लीगल लिटरेसी कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड की बात आती है, उसी तरीके से लीगल डिवाइड है, लिटरेसी डिवाइड है। आप चूँकि आपने अपने शब्दों से कहा है कि आपने हज़ारों बच्चों को गाइड किया है, एक क्रांति लाई आपने लॉ के क्षेत्र में, लोगों को पहचाना जाना कि आप एक लॉ के रूप में इस तरीके से कार्य कर सकते हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम में बाकी भी कैरियर ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में लीगल लिटरेसी को लेके आपका मिशन और विज़न क्या है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में अच्छा कार्य किया है, एक लॉयर के रूप में अच्छा काम किया है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आने वाले समय में, चूँकि ऐसे दीनहीन, गरीब, गुरबे या पढ़े लिखे लोग भी एक छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही उनको डरावनापन लगता है और बाकी चीज़ें, यानी कि लीगल लिटरेसी उनके पास नहीं है। लीगल लिटरेसी को लेके आपके मन में कुछ विचार हैं तो आप हमें साझा करें। देखिए, अभी समाज में ना कई सारी कुरीतियाँ चल रही है। जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हम मोबाइल के दौर में चले गए, इंटरनेट के दौर में चले गए, और जैसे जैसे हम अपलिफ्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं उसकी कुरीतियाँ भी ज़्यादा दिखने को मिल रही है। बच्चे आज के डेट में बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गए हैं, और अपडेशन के कारण क्या है कि उनके बीच में विसंगति भी बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 5th के बाद ही लीगल लिटरेसी पे जोर देना चाहिए। सरकार कई ऐसे मिशन चला रखी है और सराहनीय कदम है कि बच्चों को लिटरेट किया जा रहा है, लीगल नॉलेज दिया जा रहा है, उनके राइट्स क्या हैं, अगर कोई राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो कैसे उनको अधिकार लेना है, कैसे अपने टीचर्स के पास जाना है, कैसे टच कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कई बड़े बड़े एनजीओ के माध्यम से अवेयर किया जा रहा है। और ऐसा मेरा मानना है कि 100% लीगल लिटरेसी को तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए और लीगल लिटरेसी पे जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर लीगल लिटरेट हमारे जो पॉपुलेशन है अगर लीगल लिटरेट नहीं होंगे तो वो डूबते चले जाएंगे। उनको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने क्रांति लाई है इसमें, आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे
रिवोल्ट कर सकते हैं, अपने राइट्स को मांग सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर सकते हैं, फाइट और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन और जितनी चाहिए और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी एंड नहीं होता। जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे हमें लीगल नॉलेज बढ़ाना ही पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है। बिल्कुल आपने कहा है, चूँकि समाज में जो जागरूकता है वो लगातार बढ़ रही है और व्यक्ति और साथ में जो बच्चे हैं आजकल बैड टच, गुड टच, तमाम तरह की चीज़ें खासकर जो मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ पे बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के अंदर ऐसा कहा जाता है कि चूँकि वहाँ पे डेवलप्ड नेशन है और वहाँ पे लीगल लिटरेसी बहुत ही हाईएस्ट स्टेज में है, और ऐसा माना जाता है कि छोटी सी कंपनी हो या बड़ी सी कंपनी हो, छोटा इंस्टीट्यूट हो, बड़ा इंस्टीट्यूट हो, सभी को उसके मापदंडों को पूरा करना होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात को बल देते हैं कि हमारे देश के अंदर में लीगल लिटरेसी को बढ़ाया जाए और साथ में उसके जो प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे ग्राहक के लिए कोई सामान हो, बाकी चीज़ें हों, ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि जिस तरीके से आपने लाखों हज़ारों बच्चों को गाइड किया है, वो तो अपने आप में अपलिफ्ट हुए ही, साथ में उनके परिवार और उनके आसपास के लोग भी जागरूक हुए। फिर भी यदि भारत को एक विकसित राज्य बनना है, जैसा कि कल्पना डॉक्टर कलाम साहब ने भी किया था विंग्स ऑफ फायर में कि 2020 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसी परिस्थिति में आप क्या सुझाव देते हैं कि लीगल जो फ्रेटर्निटी है, लीगल जो फ्रेमवर्क है, लीगल जो सर्विसेज है, लीगल जो एक कहीं न कहीं भारतीय संविधान के अंदर इस बात को भी फ्री लीगल एड भी परिलक्षित होता है, जो गांधी के सपनों का भारत था, क्योंकि गांधी भी कहीं न कहीं कानून को लेकर बहुत ही आशंकित थे कि कानून उसी को सज़ा दिला पाती है जो एक अच्छे मतलब पे कर सकता है, पेइंग कैपेसिटी या अच्छी तमाम तरह की बातें हैं। मैं इस तमाम मुद्दों को आपसे चंद शब्दों में जानना चाहता हूं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और उसमें कानून की भूमिका कितना अधिक से अधिक हो, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है कि जो भी प्रताड़ित लोग आते हैं वो एक अच्छा कानून के जानकार हो जाते हैं। बेशक कानून के जानकार होना और कानून पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम लोग कानून की पढ़ाई कर रहे थे उस समय कानून की पढ़ाई और आज जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ा रहे थे, दोनों में बहुत बिग डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों लॉ में एक अलग अलग बातें हैं। अब जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं। तो ऐसे हमारे हर कोर्ट परिसर में यह व्यवस्था है, उनकी जागरूकता लाने के लिए फ्री एड लीगल सर्विसेज प्रदान की जाती है। हम समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं है, हमें गांव-गांव में जाकर उन्हें लिटरेट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा देश डेवलप कर रहा है, तो डेवलप होता है वहाँ के जनता से। जनता जितनी जागरूक होगी, क्योंकि उनको अपना प्रोटेक्शन पता होना चाहिए। अगर वो कंज्यूमर है तो उसको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कि हमें अगर कोई चीज़ खरीदना है तो हमें क्या पढ़ के खरीदना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय समय पर टीवी चैनल्स ने जागरूक किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो लोगों के फॉलोवर्स बहुत हैं। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और इसमें एक बड़े बड़े मोटिवेटर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड मोटिवेटर कहते हैं, उन्हें कानून के बारे में लोगों के पास आकर बताना चाहिए, क्योंकि उनके बातों को लोग फॉलो करते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम क्रियान्वयन करें तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए नए ऐसे कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चलाने पड़ेंगे जिससे अवेयरनेस बढ़े। अंतिम प्रश्न है कि भारत के युवाओं को लॉ एक अच्छा ऑप्शन है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनके सामने में बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, रिसोर्सेज के लेके, कोचिंग्स को लेके, उनके टाइम पीरियड्स को लेके। आपका संदेश उन बच्चों के लिए क्या होगा? जब हम लोग दूर दराज क्षेत्रों से दिल्ली में आए अध्ययन करने के लिए,
तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ एक जज्बा है हमें कुछ करने की। उस समय जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया तो कई किताबें हमने ख़रीदा। उस किताबों को ख़रीदने के बाद हमने एक नोट्स बनाया। आज जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो कई किताबों का एक परिमार्जित फॉर्म होता है। उन बच्चों को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो हमने स्ट्रगल किया। एज ए टीचर हमारा काम क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये निकाल कर बच्चों को दे देना है। हम सबसे पहले क्लास में जाकर कहते हैं कि भारत का सबसे असफल व्यक्ति मैं हूं, इसलिए तुम्हें सफलता का रहस्य बता रहा हूं, क्योंकि असफलता के जितने भी रहस्य हैं वो हमें पता चल चुका है। और वैसे एक बिग थिंकर्स ने भी कहा है कि जब आप असफल होने के सारे रहस्य जान जाओगे तो आप सफल बनाने के लिए कार्यरत हो सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कार्य आज हम लोग कर रहे हैं वो उसमें बट ऑब्वियस है कि मनी मैटर तो है, लेकिन मनी मैटर के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा योगदान श्रम का दें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी योग्यता के आधार पर योग बनाएं तो लगता है कि देश हमारी तरक्की करेगी। जी हाँ दोस्तों, असफलता ही सफलता की जननी है, जैसा कि अमित सर ने कहा है। बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जब यहाँ से चंपारण आए तब जाके वो सफल हुए और 46 ईयर्स में उनको सफलता की पहली सीढ़ी मिली। यानी कि जो समय के साथ असफल होता है वो कुछ हर दिन सीखता है। और सर ने भी ऐसा कहा है कि जब आप लगातार असफल होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, तो उसी से जो उसका प्रीफिक्स है UN, जो सिर्फ 2 लेटर है, उसको हटाना है और वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर ने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है। और मैं आशा करता हूं कि सक्सेस टॉक की इस सीरीज़ में अमित सर के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, एम्पिरिकल नॉलेज हैं, जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस हैं, इन तमाम चीज़ों का जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जो प्रिज्मेटिक अप्रोच है, इससे आप सभी लोगों को एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा। और हम यहाँ वादा भी करते हैं कि सर से आप आके कभी न कभी मिल भी सकते हैं। तो सक्सेस टॉक की इस सीरीज़ में आपको तमाम तरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया जी गजब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो नेक्स्ट टॉक होगा वो एक सीनियर IPS अधिकारी से होगा। उसमें आप जानेंगे कैसे बने एक सफल IPS ऑफिसर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।